तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई किंग लिनशान यांजियांग को खत्म करने के लिए टियानशा हॉल पहुंच चुका है। अगर बात इसके कल्टीवेशन की जाए तो ये यांजियांग के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि यांजियांग को कियान लॉन्ग प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर हॉल मास्टर कियान लॉन्ग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए स्काई किंग को उसकी औकात याद दिला दी, जिसके बाद ये लोग हेवन शैटरिंग पैलेस वापस लौट गए, जहाँ पर यांजियांग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सर बनाकर हेवन शैटरिंग किंग को हील करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर यांजियांग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सर प्रिपेयर कर रहा था। इस प्रोसेस में यांजियांग को अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज करना पड़ा, क्योंकि ये एलिक्सर रिफाइन करने में काफी ज्यादा मुश्किल है। मगर यांजियांग की हीलिंग टेक्निक भी कमाल की थी। उसने बड़े ही आसानी के साथ इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सर को प्रिपेयर कर लिया, जिसके बाद वो ढेर सारे एलिक्सर की बॉटल्स लेकर हेवन शैटरिंग किंग के पास पहुंच गया। मगर अभी तक यांजियांग कंफर्म नहीं है कि ये एलिक्सर राजा पर काम करेगा, इसलिए तुरंत ही उन्हें एक एलिक्सर बोतल थमाते हुए कहने लगा कि आप पहले इसे कंज्यूम कीजिए। अगर इस मेडिसिन ने आप पर असर दिखाया तो फिर समझ लीजिए कि हमारा काम हो चुका। तो हेवन शैटरिंग किंग भी यांजियांग की बात मानते हुए तुरंत ही उस एलिक्सर को कंज्यूम कर लेते हैं। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ यांजियांग अपनी अज़ुर लोटस रिवाइवल आर्ट को भी एक्टिवेट कर देता है। इस एलिक्सर की वजह से अज़ुर लोटस की एबिलिटीज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसके चलते वो बड़ी ही तेजी के साथ हेवन शैटरिंग किंग के लिम्स को रिपेयर करने लगा। यहाँ पर काफी देर तक हीलिंग प्रोसेस चलती रही और फिर थोड़ी देर बाद राजा देखते ही कि वो अपने पाँव को काफी इजीली मूव कर पा रहे। अपनी इस इम्प्रूवमेंट को देखकर हेवन शैटरिंग किंग हद से ज्यादा खुश हो गए। साथ ही साथ वो यांजियांग का भी शुक्रिया अदा करने लगे। अगर यांजियांग सही वक्त पर उनकी मदद नहीं करता तो शायद ये पेट्रिफिकेशन डिजीज उन्हें मार ही देता। वो यांजियांग की एबिलिटीज की तारीफें करते हुए कहने लगे कि वाकई हेवन ने खुद तुम्हें यहाँ भेजा था ताकि तुम मेरी मदद कर पाओ। यहाँ पर यांजियांग भी खुश था कि उसके एफर्ट्स बिल्कुल भी जाया नहीं हुए। और राजा को बता रहा था कि ये सारे एलिक्सर्स आपको 3 महीनों के अंदर ही खत्म करने होंगे। बस 3 महीनों के बाद आप पूरी तरह से हील हो जाओगे। इतना ही नहीं, आपकी पुरानी जो भी पावर्स थी वो सब के सब रिकवर हो जाएगी। जिस पर राजा भी खुश होते हुए कहने लगे कि बस एक बार मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊं, फिर तो मैं तुम्हारी शान में एक बहुत ही बड़ी सी दावत रखूंगा। ये दावत बस तुम्हारे लिए रखी जाएगी ताकि मैं तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स बोल पाऊँ। जो सुनकर यांजियांग कह रहा था कि आप काफी ज्यादा रहमदिल हो, लेकिन अफसोस कि मैं 3 महीनों तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। दरअसल मुझे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो उन मैटर्स को सुलझाने के लिए मुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा। जितनी जल्दी मैं घर वापस जाऊँ उतना ही मेरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। बस एक बार वो सारे मसले रिजॉल्व हो जाए फिर मैं खुद आपसे मिलने आऊंगा ताकि आपकी रिकवरी पर पर्सनली आपको कांग्रेचुलेट कर पाऊँ। वेल यांजियांग के जाने की खबर सुनते ही राजा थोड़े से मायूस हो गए। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यांजियांग बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो यांजियांग से कहने लगे कि मेरे दोस्त, तुम्हारा जो भी मसला है तुम वो मेरे साथ शेयर करो, हो सकता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। तो यांजियांग उनसे कहने लगा कि कियानी सिटी का प्रिंस जिंगशियान हमारे हाथ धो के पीछे पड़ा है। दरअसल जिंगशियान मेरी वाइफ को पसंद करता था, लेकिन मेरी उसके साथ शादी होने की वजह से जिंगशियान काफी ज्यादा ऑफेंड हो गया और तब से लेकर वो हमारी फैमिली के खिलाफ प्लानिंग बना रहा था। जल्दी हमारे फैमिली में हमारे ग्रैंड एल्डर का जन्मदिन मनाया जाने वाला है, तो जिंगशियान उसी मौके का फायदा उठाकर हमारी फैमिली पर अटैक कर देगा। वो उसी दिन मेरी वाइफ को किडनैप करके उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना चुका। ये सुनते ही हेवन शैटरिंग किंग काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि जिंगशियान को तो फिर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। जिस पर यांजियांग बता रहा था कि हाँ, इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द घर वापस जाना होगा ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर उसका मुकाबला कर पाऊँ। तो हेवन शैटरिंग किंग उससे कहने लगे कि यंग मास्टर, ये सिर्फ अब तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं रहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने कुछ भरोसेमंद लोग तुम्हारी मदद करने भेज दूंगा। मेरे लोग जरूर से तुम्हारी वाइफ और उसकी फैमिली की हिफाजत करेंगे। जो सुनते साथ ही यांजियांग तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगा। उसे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल चुका था। तो हेवन शैटरिंग किंग उससे कहने लगे कि मेरे दोस्त, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस एक बार मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊं, फिर मैं इस नॉर्दर्न डोमेन को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में लूंगा। जितने भी लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं उन सब का हिसाब होगा।
साथ ही साथ यानजियांग यहाँ पर हेवन शैटरिंग किंग को एक स्क्रॉल शो करता है। दरअसल ये एक एंशिएंट सोर्ड टैलिस्मान था। तो हेवन शैटरिंग किंग भी थोड़े से कंफ्यूज होकर यानजियांग से पूछने लगे कि इतना एंशिएंट स्क्रॉल तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। तो यानजियांग उन्हें बताने लगा कि एक बंदे को मैंने खत्म किया था और उसी के पास से मुझे स्क्रॉल हासिल हुआ। तो अब हेवन शैटरिंग किंग उस एंशिएंट टैलिस्मान को चेक करते हुए यानजियांग को बताने लगे कि ये तो मोका सोर्ड एम्परर्स का टैलिस्मान है। एम्परर मोका काफी ज्यादा पावरफुल था। 3000 साल पहले उसने मार्शल एम्परर रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया। इनफैक्ट उसे तो हमारे नॉर्दर्न डोमेन में एक लेजेंडरी फिगर माना जाता है। उसके पास तलवारबाजी का ऐसा गजब का हुनर था कि जिसे देखते ही लोगों ने उसे सोर्ड एम्परर का टाइटल दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसकी तलवार से डिवाइन पावर रिलीज होती थी, ऐसी पावर जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मगर अफसोस कि इतने पावरफुल कल्टीवेटर की मौत हो गई। दरअसल वो इमॉर्टलिटी हासिल करने के लिए केव में कल्टीवेट कर रहा था, मगर इस कोशिश में वो नाकाम होकर उसकी मौत हो गई। और तुम्हारे पास जो टैलिस्मान है दरअसल उसी केव की चाबी है। इस टैलिस्मान के बिना वो केव बिल्कुल भी ओपन नहीं हो सकती। जो सुनकर यानजियांग एक्साइटेड होकर पूछने लगा कि सीनियर क्या मैं उस केव में जा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एंशिएंट सोर्ड टैलिस्मान है तो शायद मैं उसका यूज कर पाऊंगा। जिस पर राजा बता रहे थे कि उस केव में एंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। दरअसल एम्परर मोका ने अपनी इस केव को मरने से पहले ही एक फॉरबिडन रेल्म में छुपा के रखा था। हर 100 सालों के बाद वो इस दुनिया में बस एक बार ही अपीयर होगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1 या 2 सालों में ही इस केव ने अपीयर होना चाहिए। उस वक्त शायद तुम इस केव में एंटर करके अपनी कल्टीवेशन को अंजाम दे सकते हो। ये सुनकर ही यानजियांग काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे पता था कि अगर उसे मोका सोर्ड एम्परर की केव मिल गई तो काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। साथ ही उसने राजा के सामने रिक्वेस्ट की कि जब भी ये केव अपीयर होगी प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। और अब राजा को हील करने का काम पूरा करते ही यानजियांग अपने साथियों के साथ टांग फैमिली वापस आ गया। उसने मिसहान और क्यू को रहने के लिए अपना रूम दे दिया था। साथ ही साथ मिसहान को बताने लगा कि तुम्हारी पहचान काफी ज्यादा स्पेशल है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि आप हेवन शैटरिंग किंग की बेटी हो, वरना हमारे दुश्मन तुम पर अटैक कर सकते हैं। जिस पर मिसहान कह रही थी कि यंग मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी असली पहचान किसी के सामने रिवील नहीं करूंगी। इतना ही नहीं, यानजियांग चाहता था कि क्यों यहाँ की स्टार मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करे। यहाँ पर रुक के वो अपनी कल्टीवेशन को शार्प कर सकती है। तो क्यू भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गई। यानजियांग उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के दूंगा ताकि यहाँ पर तुम्हें आसानी के साथ एडमिशन मिल जाए। अब यानजियांग उन दोनों लड़कियों से कहने लगा कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना होगा, तो क्यों ना तब तक तुम दोनों रेड मून सिटी को एक्सप्लोर करो। भले ही हमारी रेड मून सिटी आपकी कियानी कैपिटल जैसी प्रॉस्परस नहीं होगी, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये भी किसी से कम नहीं। अब शाम के समय यानजियांग 01 से मिलने जाने वाला था, लेकिन तभी व्हाइट फॉक्स बाइशाओ की सर्वेंट उससे मिलने पहुंच गई और उसे बता रही थी कि हमारी वॉइस अकेडमी मास्टर बाइशाओ आपसे मिलना चाहती है। तो यानजियांग बाइशाओ से मिलने के लिए मून हॉल में पहुंच गया। इस बंदी को देखकर ये ऐसा फील हो रहा था कि यानजियांग को सीड्यूस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो अपनी सर्वेंट से कहने लगी कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं यंग मास्टर यानजियांग के साथ एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो अब उस सर्वेंट के वहाँ से जाते ही बाइशाओ यानजियांग से कहने लगी कि तुमसे मिलकर तो एक अरसा बीत गया, क्या तुम्हें अपनी सीनियर की बिल्कुल भी याद नहीं आई? लेकिन यानजियांग इसके साथ फालतू बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है बताए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो बाइशाओ उसे टच करते हुए कह रही थी कि क्या तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत है? मुझे तो लगा था कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब होंगे। मगर यानजियांग उससे कह रहा था कि आप बिल्कुल भी मेरा वक्त जाया ना करें, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से मुद्दे पर आ जाओ, बताए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो बाइशाओ उसे डिनर के लिए इन्वाइट करते हुए कहने लगी कि चलो यहाँ आकर बात करते हैं। अब यानजियांग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीधे जाकर बाइशाओ के साथ बैठ गया। यहाँ पर बाइशाओ कह रही थी यानजियांग मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, क्या तुम्हें पता है टांग फैमिली बहुत जल्दी एक मुश्किल में पड़ने वाली है। अब ये सुनकर यानजियांग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो सोचता है कि आखिर बाइशाओ को टांग फैमिली की इस मैटर के बारे में कैसे पता चला, इसलिए वो बाइशाओ से कह रहा था कि मुझे डिटेल में बताए आप किसके बारे में बात कर रही हो। जिस पर बाइशाओ कह रही थी कि टांग फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन है, वो जल्दी तुम्हारी वाइफ 01 को हासिल करने के लिए पूरी की पूरी टांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यानजियांग उससे पूछ रहा था कि अब मुझे
ये बताए कि आपको ये बात कहाँ से पता चली। अगर बायशाओ इसका कोई जवाब नहीं देती। इनफैक्ट वो तो ये कह रही थी कि अगर तुम चाहो तो मैं टांग फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे टांग फैमिली को बचाया जा सकता। साथ ही साथ वो यान जियांग के साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगी। इस बंदी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। तो यान जियांग उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस काम में मेरी मदद करो, लेकिन बताए फिर आपको उसके बदले में मुझसे क्या चाहिए। साथ ही साथ दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम टांग फैमिली को बचाना नहीं चाहती, तुम्हारा तो कुछ और ही प्लान होगा और उसी के बारे में जानने के लिए मैं काफी ज्यादा बेकरार हूँ। और तभी वो बंदी यान जियांग के करीब जाते हुए कहने लगी कि तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम 01 से अलग हो जाओ। तुम्हें 01 की जगह मुझे देनी होगी। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि 01 तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तो बेवजह उस पर अपना वक्त जाया मत करो। अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओ तो फिर मैं टांग फैमिली और उनके साथ तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगी। और तभी यान जियांग गुस्से में आकर उसे साइड में पुश कर देता है। वो कहने लगा कि आपके इस गजब के ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कभी भी 01 को नहीं छोड़ने वाला। और तभी वहाँ पर दो बंदे पहुँच गए। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि बायशाओ, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि यंग मास्टर तेरी बात नहीं मानने वाला, लेकिन तुम्हें तो अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। तभी यान जियांग कहने कि जब मैंने इस कमरे में एंटर किया था तभी मुझे आप दोनों के प्रेजेंस का एहसास हुआ था, लेकिन ये उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी कि सिटी लॉर्ड जू यहाँ पर खुद आएंगे। पिछली बार मैंने देखा था कि आप ओल्ड मार्क्विस सोंगशिया के काफी ज्यादा क्लोज थे। मुझे तो लगा था कि आप उनके साथ वफादार होंगे, लेकिन अब तो आप किसी और के ही तलवे चाटने में बिजी हो गए। जिस पर सिटी लॉर्ड कहने लगा कि यान जियांग ये फालतू की बकवास मत करो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैं ऑन द स्पॉट तुम्हें मार सकता हूँ, इसलिए मेरे सामने जरा तमीज से बात करना। अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बायशाओ के साथ शादी करनी होगी। तो अब यहाँ पर यान जियांग अपनी प्याली भरते हुए कहने लगा कि तुम दोनों ने काफी अच्छा प्लान बनाया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों ऑलरेडी जिंगशियान के साथ मिल चुके हो और तुम टांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में उसका पूरा साथ दोगे, लेकिन ये काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं टांग फैमिली के साथ हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि मार्क्विस सोंगशिया के साथ मेरा काफी अच्छा रिलेशन है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो एल्डर सोंगशिया तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए तुमने ये शादी वाला वाहियात सा प्लान बनाया। अगर मैं 01 को छोड़कर वाइस मास्टर बायशाओ के साथ शादी कर लूं तो टांग फैमिली पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगी और फिर तुम जिंगशियान ने दिया हुआ मिशन काफी आसानी के साथ पूरा कर सकते हो। इतना ही नहीं, मेरे साथ साथ मार्क्विस सोंगशिया भी तुम्हारे साइड हो जाएंगे। तो बताओ, यही प्लान था ना तुम्हारा? जिस पर बायशाओ कहने लगे कि तुमने तो हमारी सारी प्लानिंग समझ ली, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। अब अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो क्यों ना तुम हमारी साइड हो जाओ। वैसे भी टांग फैमिली कई सालों से तुम्हें बुली करती आ रही, तो तुम्हारा भी रिवेंज पूरा हो जाएगा। इस रेडमून सिटी से टांग फैमिली का नाम और निशान मिट जाएगा। इतना ही नहीं, प्रिंस जिंगशियान के साथ तुम अपने काफी अच्छे से कनेक्शन भी बिल्डअप कर सकते हो, जो कि आगे चलकर तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। अगर केयरफुली सोचा जाए तो इस सौदे में तुम्हारा एक कौड़ी का भी नुकसान नहीं, उल्टा तुम्हें मेरे जैसी एक खूबसूरत बीवी मिल जाएगी। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि अगर सच बताओ तो तुम दोनों को कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। कहा 01 और कहा तुम। मेरे ख्याल से उसकी जूती भी तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत होगी। जो सुनते साथ ही बायशाओ की तमानो खून में ही आग लग गई थी। इनफैक्ट उसने तो मास्टर वे को हुक्म दिया कि जल्दी से इस बंदे को सबक सिखाएं। जो सुनते साथ ही मास्टर वे ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लिया। इस मास्टर को पूरा यकीन था कि वो यान जियांग को बुरी तरह से घायल कर सकता है। वही दूसरी तरफ यान जियांग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो काफी ज्यादा रिलैक्स था क्योंकि उसे अपने एबिलिटीज पर पूरा यकीन है। और फिर यान जियांग ने तुरंत ही अपना वाइन वाला कप थ्रो कर दिया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यान जियांग की वाइन से ही ढेर सारी सोर्ड्स फॉर्म हो गई और यही 5 एलिमेंटल सोर्ड बॉडी का कमाल था। यान जियांग तो किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करके उसे अपने एक सोर्ड में तब्दील कर सकता था और अब उसकी सारी एलिमेंट सोर्ड तुरंत ही जाकर उस बीस्ट पर हिट हो गई। हालांकि उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यान जियांग को 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता। जो देखते साथ ही मास्टर वे ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया और समझ गया था कि यान जियांग की पावर उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। लेकिन ये बंदा यहाँ से भाग पाई इससे पहले यान जियांग की सभी सोर्ड्स उसके अंदर पियर्स हो गई। यान जियांग ने बड़ी आसानी के साथ इस मास्टर का खात्मा कर दिया था, जो देखकर ही सिटी लॉर्ड ज़ू और मास्टर बायशाओ के होश ही उड़ गए। उन दोनों ने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि यान जियांग के पास ऐसी घातक पावर होगी। तभी यान जियांग उन दोनों से कहने लगा कि तुम्हारे मास्टर वे का पत्ता तो बड़ी ही जल्दी कट हो गया, तो क्यों ना अब तुम्हें भी थोड़ा सा मजा चखाया जाए। यान जियांग की बातें सुनकर ही दोनों काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। उन्हें समझ आ चुका है कि अब उनके
की कोई खैर नहीं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।